दोस्तों 1999 जून का महीना खत्म होने को था। दिल्ली में सूरज आग बरसा रहा था और कारगिल में इंडियन आर्मी के वीर जवान पाकिस्तानी आर्मी बुरी तरह इंडियन आर्मी के हाथों धूल चाट रही थी। कारगिल के जमीन के साथ साथ डिप्लोमेटिक जमीन पर भी जोरों शोरों से लड़ाई जारी थी। जब इंडियन आर्मी जवान के टाइगर हिल पर अपना शिकंजा कस रहे थे, उसी समय पाकिस्तान का प्रधानमंत्री नवाज शरीफ हॉटलाइन पर वाशिंगटन के सामने विनती कर रहा था कि किसी तरीके से इसकी इज्जत बचा ली जाए। तब भारतीय गोलों की आग से टाइगर हिल का आसमान लाल हो चुका था। नवाज शरीफ क्लिंटन के पैरों में गिड़गिड़ाने अपना बस्ता बांध वाशिंगटन जाने की पूरी तैयारी कर रहा था। दोस्तों, कारगिल में पाकिस्तानियों की हालात कितनी खराब थी, इसका पता इंडियन आर्मी द्वारा इंटरसेप्ट किए गए पाकिस्तान रेडियो मैसेज से पता चलता है। ऐसे में हर तरफ से निराश होकर 2 जुलाई 1999 को नवाज शरीफ ने बिल क्लिंटन को फोन किया और मदद की गुहार लगाई। बिल क्लिंटन उधर से जवाब आया, पहले अनकंडीशनल सरेंडर करो, अपनी फौजों को वापस बुलाओ, इसके बाद बात करेंगे। दोस्तों, ऐसा क्यों था कि अमेरिकी पाकिस्तान की मदद करने को तैयार नहीं था, जबकि इतिहास में हुई हर इंडियन पाकिस्तान की लड़ाई में अमेरिका खुलकर पाकिस्तान की मदद करता आ रहा था। क्या कारण था कि अमेरिका अपने आप को बंधा हुआ महसूस कर रहा था? उसका सिर्फ एक और एक कारण था, और वो कारण था श्री अटल बिहारी वाजपेयी। दोस्तों, यह वाजपेयी जी की कूटनीतिक कुशलता थी जिसमें पाकिस्तान की हर डिप्लोमेटिक चाल को मात दी। पाकिस्तान इंटरनेशनल फोरम पर अकेला पड़ चुका था, आइसोलेट हो चुका था, उसका चेहरा बेनकाब हो चुका था। वाजपेयी जी पूरी दुनिया को यह बात समझाने में सक्सेसफुल रहे थे, जो कारगिल में घुसे हैं वो कश्मीरी नहीं है, पाकिस्तान की फौज के सैनिक हैं। दोस्तों, यह तो सब जानते कि कारगिल की लड़ाई किसने शुरू की, ये सब जानते हैं कि ये भी जानते हैं कि मुशर्रफ किस हद तक जाने को तैयार था, लेकिन यह बात बहुत कम लोग जानते हैं कि वाजपेयी जी का रुख कैसा था और वह किस हद तक जाने को तैयार थे। बरखादत की किताब द अनक्विट लैंड के अनुसार अटल जी LOC क्रॉस करने और न्यूक्लियर वेपन्स इस्तेमाल करने के लिए तैयार हो चुके थे। अगर पाकिस्तान ने कारगिल से विथड्रॉ नहीं किया होता तो पाकिस्तान फौजियों ने पाकिस्तान की वेस्टर्न बॉर्डर पर हमला बोल दिया होता और शायद वाजपेयी जी ने न्यूक्लियर वेपन का भी बटन दबा दिया होता। जहां तक अटल जी के एटीट्यूड का सवाल है, वो साफ पता चलता है कि जो उन्होंने क्लिंटन से बात की और चिट्ठियां लिखी, क्लिंटन से वो हर बार अनुरोध करने पर भी अटल जी का एक ही जवाब होता था कि पहले पाकिस्तान अपनी आर्मी को वापस बुलाए, उसके बाद बात होगी। क्लिंटन चाहता था कि नवाज शरीफ और अटल जी एक साथ एक टेबल पर बैठें और बातचीत हो, पर उसके लिए कभी भी अटल जी ने जवाब नहीं दिया। ब्रजेश मिश्रा का यह कहना है कि बिल क्लिंटन का फोन आता था तो वाजपेयी जी कुछ बोलते ही नहीं थे, ज्यादातर चुप ही रहते थे, और जब अपना मुंह खोलते थे तो एक ही बात बोलते थे, पाकिस्तान पहले अपनी फौज वापस बुलाए। दोस्तों, असल में वाजपेयी गुस्से में थे, अपने साथ हुए विश्वासघात से वो आहत थे, और विश्वासघात उनके देश के साथ हुआ और जो पर्सनली उनके साथ भी हुआ। जब वह बस में बैठकर शांति की उम्मीद लिए लाहौर जा रहे थे, उसी समय कोई पाकिस्तानी ने अपने देश के खिलाफ कोई षड्यंत्र रच रहा था। जब वो एक शांतिपूर्ण भविष्य को लेकर उम्मीद के लिए नवाज शरीफ को गले लगा रहे थे, उसी समय कोई सीमा लांघ कर देश की चौकियों पर कब्जा कर रहा था। वाजपेयी जी आहत थे और वो किसी भी कीमत पर पाकिस्तान पर विश्वास करने की गलती दोहराना नहीं चाहते थे। दोस्तों, उस टाइम पर बिल क्लिंटन के स्पेशल असिस्टेंट थे ब्रूस रिडल। उनका कहना है कि वाजपेयी जी का रवैया बहुत ही सख्त था और वह एक भी सेकंड के लिए अपनी पोजीशन से एक भी इंच नहीं डगमगाए। उन्होंने कंप्रोमाइज करने से साफ इनकार कर दिया था, और ऐसा ही कहना है उस टाइम के नेशनल सिक्योरिटी के एडवाइजर ब्रजेश मिश्रा का। ब्रजेश मिश्रा के अनुसार वाजपेयी लोग क्रॉस करने और न्यूक्लियर वेपन्स यूज करने के लिए भी तैयार हो चुके थे। बरखादत की किताब के अनुसार इंडियन आर्मी ने अटेंसी के सामने एक प्लेन पेश किया था। इस प्लेन का नाम था 6 डे प्लान। इस प्लेन के अंतर्गत इंडियन ट्रूप्स को इस तरह से डिप्लॉय करना था कि जब जरूरत पड़े तो वह 6 दिन के अंदर वेस्टर्न बॉर्डर करके पाकिस्तान पर हमला बोल सके। उस टाइम के इंडियन आर्मी चीफ जनरल BP मलिक ने अटल जी से मीटिंग के दौरान कहा कि अगर मैं कारगिल में सब कुछ ठीक नहीं कर पाया तो मैं पाकिस्तान पे कई और धावा बोल दूंगा। कहीं और से उसका मतलब था वेस्टर्न बॉर्डर। अटल जी की सहमति से जनरल BP मलिक ने अंडमान निकोबार पर तैनात इंडियन आर्मी के एक ब्रिगेड को यह ऑर्डर दिया कि वो वेस्टर्न बॉर्डर की तरफ रवाना हो जाएं। साथ ही उन्होंने बंगाल की खाड़ी में तैनात मौजूद इंडियन नेवी को यह ऑर्डर दिया कि अरब सागर की तरफ चल पड़े।
बिल क्लिंटन और अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन वाजपेयी जी का एटीट्यूड देखकर बड़े हैरान थे और वे समझ चुके थे कि इंडियन के साथ दाल नहीं गलने वाली, और ये भी समझ चुके थे कि किसी भी हालात में वाजपेयी जी पाकिस्तान के साथ डिडक्शन टेबल पर नहीं बैठने वाले। क्लिंटन एडमिनिस्ट्रेशन को लिखे गए एक सीक्रेट खत में वाजपेयी जी लिखते हैं, आप परेशान मत होइए, हम अच्छे से जानते हैं कि इन पाकिस्तानियों से कैसे निपटना है। इस चिट्ठी को पढ़ अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन में घबराहट एकदम बहुत ज्यादा बढ़ गई थी और बिल क्लिंटन ने तुरंत यूएस सेंट्रल कमांड के कमांडर एंथनी जिनी को तुरंत पाकिस्तान के लिए रवाना कर दिया था। एंथनी जिनी पाकिस्तान पहुंचते ही सबसे पहले मुशर्रफ से मिले और जब वे मुशर्रफ से मिले तो मुशर्रफ बगलें झांक रहे थे कि मुंह नहीं दिखा पा रहे थे। वो जिन्नी की आंखों में देखकर बात नहीं कर पा रहे थे, उनके पास कहने को कुछ नहीं था, उनके पास जिन्नी के किसी भी सवाल का जवाब नहीं था। वो जिन्नी के हर सवाल पर वही रटा रटाया राग रग रहे थे कि इंटरनेशनल कम्युनिटी और अमेरिका को कश्मीर के इशू पर ध्यान देना चाहिए, इंटरफेयर करना चाहिए, दखल देना चाहिए। जब मुशर्रफ बार बार यही राग गा रहे थे तब जिन्नी ने गुस्से में जलकर कहा कि मैं यहाँ कश्मीर की बात करने नहीं, कारगिल की बात करने आया हूँ। मुझसे बात करनी है तो कारगिल की बात करो, वरना मैं वापस जा रहा हूँ। वहाँ वाजपेयी जी बैठे हैं, वह एक बटन दबाकर पूरे पाकिस्तान को तहस नहस कर देने की हिम्मत रखते हैं। मिनटों में पाकिस्तान को शमशान घाट बनाकर रख देंगे। अगर कल को कुछ ऐसा होता है तो पाकिस्तान बर्बाद होता है, क्या तुम पाकिस्तान की बर्बादी की जिम्मेदारी अपने सर लोगे? लोगों का कहना कि जिन्नी ऐसा कहा तब मुशर्रफ की आंखों में आंसू थे। मुशर्रफ ने शब्दों में बयान नहीं किया, लेकिन उनकी आंखों को देखकर लग रहा था कि मुशर्रफ अपनी गलती का एहसास कर चुके थे। मुशर्रफ को उस समय एहसास हो चुका था कि उसने कितनी भारी गलती की है कारगिल में अपने फौजियों को भेजकर। दोस्तों, इस समय तक पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा यह था, पाकिस्तान का झूठ यह था कि जो लोग पाकिस्तान में लड़ाई लड़ रहे थे वो पाकिस्तानी फौजी नहीं बल्कि कश्मीरी मिलिटेंट्स हैं जो आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन यह झूठ बेनकाब हो चुका था। पूरी दुनिया को यह समझ आ चुका था कि कारगिल में जो लड़ रहे हैं वो कश्मीरी मिलिटेंट्स नहीं हैं, पाकिस्तान आर्मी के नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री के फौजी हैं। अब पाकिस्तान के पास कोई रास्ता नहीं बचा था कि सिवाय रिट्रीट करने, और जुलाई के तीसरे हफ्ते में पाकिस्तान के फौजियों ने ऐसा ही किया। जुलाई का तीसरा हफ्ता खत्म होते होते पाकिस्तान के फौजियों ने वापस पाकिस्तान एलओसी की तरफ जाना शुरू कर दिया था। 26 जुलाई 1999 को जो चंद चौकियां पाकिस्तान के कब्जे में बची थी, कारगिल में उन पर भी भारतीय फौजों ने कब्जा कर लिया और भारतीय तिरंगा लहरा दिया। जब हर 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाते हैं। दोस्तों, अगर कैलकुलेटिक की बात करें तो भारत पाकिस्तान के आंकड़ों को गलत बताता है और पाकिस्तान भारत के आंकड़ों को गलत बताता है। इसलिए मैंने जो आंकड़े उठाए हैं वो इंडिपेंडेंट सोर्स जैसे यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट से हैं। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट के अनुसार भारत के जो सैनिक शहीद हुए 527 और पाकिस्तान के सैनिक जो मरे थे वो 700 से ऊपर थे। दोस्तों, यह 700 का मौत का आंकड़ा है जिस पर पाकिस्तान पर विवाद है। मुशर्रफ का कहना है कि पाकिस्तानी फौजी जो मरे 600 के आसपास थे, वहीं नवाज शरीफ का कहना है कि पाकिस्तानी फौज जो मरे वो 4000 से ऊपर थे। अब यह नहीं पता कि किसकी बात सच है किसकी बात झूठ है। मुझे तो नवाज शरीफ की बात ज़्यादा सच लगती है, क्योंकि पाकिस्तानी फौजियों की जो हालत हुई थी उससे तो यही लगता है कि पाकिस्तानी फौजी मरे। दोस्तों, आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि पाकिस्तानियों ने अपने फौजियों की लाश लेने से इनकार कर दिया था। दोस्तों, दुनिया के किसी भी देश का पहला उसूल यही होता है कि अपने फौजियों को घायल, जिंदा या जो मर चुके हैं उनको वापस अपने देश में लाया जाए और प्रॉपर ब्रियल दिया जाए। लेकिन पाकिस्तान इतना गिरा हुआ देश है, इतना जलील देश है कि उसने अपने सैनिकों की लाशें लेने से भी मना कर दिया, उनको पहचानने से भी इनकार कर दिया, जबकि इंडिया ने शिनाख्त कर दी थी। इंडिया को उनके आईडी कार्ड मिले थे। दोस्तों, वीर हमारे देश के जो वीर जवान शहीद हुए उसका आंकड़ा है 350 के आसपास। उनमें से कई वीर जवानों को मरणोपरांत पुरस्कारित भी किया गया। उनमें से कुछ का नाम है कैप्टन विक्रम बत्रा, 13 जैक राइफल परमवीर चक्र। इन्होंने यह नारा दिया था कि यह दिल मांगे मोर। लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे, 11 गोरखा राइफल परमवीर राजेश सिंह अधिकारी, 18 ग्रेनेडियर्स महावीर चक्र। कैप्टन हनीफ उद्दीन, 11 राजपुताना राइफल्स वीर चक्र मेजर मरियप्पन सर्वम, एक बिहार वीर चक्र स्क्वाड्रन लीडर अजय आहूजा। इंडियन एयरफोर्स वीर चक्र हवलदार चुन्नीलाल, 8 जैक वीर चक्र हवलदार चुन्नीलाल को 7 सेना मेडल फॉर ग्रेनेडियल भी दिया गया और साथ ही इनको अशोक वीर चक्र से भी सम्मानित किया गया। एस नायर सूबेदार। दोस्तों, यह कहानी थी
कारगिल युद्ध की। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। एक बार फिर मिलता हूँ एक और ऐसी ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।